हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आज हम लोग पॉलिटी का अगला लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रियम्बल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि हम लोग 15 जनवरी से एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जो बीपीएससी स्पेशल प्री के लिए होगा। मतलब इसका फोकस ये रहेगा, बीपीएससी का जो आने वाला आगामी एग्जाम होने वाला है सितंबर में, उसके लिए है, जिसमें प्री के लिए एक टेस्ट सीरीज रहेगी। ठीक है, इसमें बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, लगभग 20 से 25 होंगे। सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ठीक है, इसमें कुछ सेक्शनल होंगे और कुछ फुल लेंथ होंगे। आप लोग करना क्या है, कुछ नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा। वहाँ से आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है और वहाँ से आप लोगों को टेस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आइए आज का हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। प्रियम्बल एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रियम्बल से आप लोग को बस ध्यान ये रखना होगा कि जैसे ये प्रियम्बल है, प्रियम्बल तो आपको हमेशा टिप पे याद होना चाहिए, और याद होने के साथ जो उसका कीवर्ड है, उसका मतलब क्या होता है और उसका किस संदर्भ में यहाँ पे किया गया है, वो भी पता होना चाहिए। प्रियम्बल से एक जो थ्योरी वाला वीडियो है वो भी बनाया जा चुका है, आप उसको थ्योरी वाला प्ले लिस्ट में देख देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग ये ऑब्जेक्टिव सीरीज के अंदर में हम लोग क्वेश्चन को कंडक्ट करते हैं, और इस सीरीज का मोटिव ये होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से जो भी टॉपिक है उसको अच्छा से क्लियर कर लिया जाए। एक तरफ से रिवीजन सीरीज तरह से होता है ये। तो प्रियम्बल में देखिए, प्रियम्बल तो फुल याद होना चाहिए, उसके साथ ये याद रखना चाहिए कि यहाँ पे जो देखेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है। ये क्या है कि ये आपको भारतीय जो राज स्वरूप है, ठीक ना, यहाँ के मतलब कि कैसा सिस्टम हो उसके बारे में बताया जा रहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब एक्सटर्नली और इंटरनली रूप से हम क्या है, संप्रभु है। फिर समाजवाद के बारे में बात की जा रही है, यानी हम यहाँ पे जो सोशलिस्ट मतलब एक तरह से हैं। बस यहाँ ध्यान रखने वाले कि हमारी जो सोशलिस्ट सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक है, यूरोपियन जैसी नहीं है कि वो वाली है। पंथ निरपेक्ष, सेकुलर है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है। ठीक है, और लोकतंत्रात्मक मतलब कि यहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि इंडिया बड़ी कंट्री है तो यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब जो कीवर्ड है आप लोग को याद होना चाहिए। थ्योरी वाला पार्ट में अच्छा से इसको एक्सप्लेन किया गया है, हम लोग सिर्फ एक ब्रीफ ले लेते हैं। फिर देखेंगे कि यहाँ जस्टिस की बात की गई है। जस्टिस 3 प्रकार की होती है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल होती है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है, इसमें रिलीजियस जस्टिस नहीं है। ठीक है, फिर लिबर्टी, लिबर्टी 5 प्रकार की होती है। लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है। और इसी तरह इक्वलिटी 2 प्रकार की, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसी तरह फेडर्निटी है। और कब इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा इसको कब अडॉप्ट किया गया है, ये भी यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और इसी दिन इसको अडॉप्ट, इनेक्ट किया गया है। ठीक ना, अपने आप को दिया गया है। और इसमें प्रियम्बल के थ्रू मतलब कि जो भारत का राज स्वरूप है उसके बारे में बताया जा रहा है, पावर का सोर्स कहाँ से है उसके बारे में बताया जा रहा है, हमारा सोसाइटी और मतलब जो भी चीज़ है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना जैसे आप लोगों को याद होगा, तो संविधान की प्रस्तावना याद होती आरंभ होती है, मतलब स्टार्ट होती है हम भारत के लोग के शब्दों से। ठीक है, जैसे इंग्लिश में अगर इसको पढ़ेंगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इस तरह से स्टार्ट होती है। इस तरह हिंदी में अगर आपको याद होगा तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु ऐसे करके रहता है। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि प्रियम्बल को पिक पे याद होना चाहिए, और उसका जो भी कीवर्ड है उसका क्या मतलब होता है और किस संदर्भ में दिया गया वो भी याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को बताया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया के शब्दों से शुरू होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लौकिक सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि जैसे होता है ना कि एडल्ट फ्रेंचाइज जो सिस्टम होता है, 18+ जितने भी है सबको बराबर वोटिंग राइट टाइप की चीज़ होती है, उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, तो ये संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, मतलब उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, डाल दिया गया था आप लोगों को रिवीजन के लिए। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। मतलब सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यानी लगभग सार्वभौमिकता है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, समान रूप से मानव है और ये सिद्धांत जाना जाता है, तो ये सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 18+ आप हैं, और मतलब कि सार्वभौमिकता जो एडल्ट वाला है उसमें 18+ का होता है यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। इसमें यह है कि आप किसी भी धर्म, जाति, कहीं भी जन्म लिए हैं, सब आप एक रूप से समान है। ठीक है, और इसमें जो समाजवाद है, तो समाजवाद के बारे में ही भी आप लोग जानते हैं कि समाजवाद मतलब कि
समाज को इक्वल करने की बात करता है यहाँ पे, ठीक ना। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको देख लेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका अगर चर्चा देखेंगे तो प्रियम्बल में भी किया गया है, और दूसरी जगह और देखना होगा तो इसका फंडामेंटल राइट में भी किया गया है। फंडामेंटल राइट में अगर 25 से 18 सॉरी 28 जो अनुच्छेद में देखेंगे तो इसमें चर्चा किया गया है, ठीक है। वहाँ पे भी दिया गया है रिलीजियस फ्रीडम के बारे में। तो दोनों का मतलब यही होता है, और प्रियम्बल में इसका बाद में ऐड किया गया पंथ निरपेक्ष जो शब्द है। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष एक ही जैसा होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है, ठीक है, 1976 में। और सही भाव व्यक्त करता है तो कहाँ पे, तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है। भारत में अनेक धर्म है, ये तो सही है, लेकिन सही भाव की बात हो रही है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, और भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। तो भारत के संदर्भ में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द का है, इसका मतलब ये होता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। देखिए यहाँ के जो पंथ निरपेक्ष जो सिस्टम है, सेकुलर जो सिस्टम है इंडिया के, और वेस्टर्न कंट्री का जो सेकुलर सिस्टम है, दोनों में अंतर क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि सेकुलर है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन अगर किसी रिलीजन में कुछ निगेटिविटी है, कुछ ज़्यादा गड़बड़ है, तो हम पॉजिटिव इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक ना। यानी प्रियम सॉरी रीजन में कुछ ऐसा मैटर है जो इनह्यूमन है, चाहे मतलब जस्टिफाइड नहीं है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, या सजेशन दे सकते हैं, या कुछ बैन ऑन लगा सकते हैं, ठीक ना। तो इसको पॉजिटिव इंटरफेयर के रूप में यहाँ पे किया गया है। लेकिन वेस्टर्न कंट्री में देखिएगा तो वहाँ कंप्लीट न्यूट्रलिटी है। वहाँ पे स्टेट को और रिलीजन से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे रिलीजन कुछ भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग पॉजिटिव इंटरफेयर कर सकते हैं। सर्वधर्म समभाव इंडिया की धर्मनिरपेक्षता की खासियत है, ठीक ना। यानी सभी धर्म को समान रूप से यहाँ पे दर्जा दिया गया है, और सरकार की तरफ से सभी धर्म को एक तरफ से देखा जाता है, ठीक है। वो अलग बात है कि इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कि अगर हिंदू की संख्या है तो थोड़ा सा एंगल मतलब उधर टिल्ट हो जाता है, लेकिन हम लोग जो है थ्योरी में उसी के अनुसार रहेंगे, ठीक ना। भारत के पंथ निरपेक्ष निरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक ना। सब राज्य के द्वारा धर्मों को समान प्रशय अपेक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखेंगे तो संप्रभुता है। संप्रभुता मतलब कि संप्रभु है हम, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों रूप से, ठीक है। इसमें ये मतलब कि कोई भी हमको डिसीजन लेना होगा तो कोई हमको बाध्य नहीं करेगा कौन सा डिसीजन लेना है कौन सा नहीं लेना है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे ट्रीटी चाहे ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रेशर में हम लोग रहते हैं, क्योंकि उस हालांकि प्रेशर में रहते हैं, लेकिन उसमें ये भी होता है कि उस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जाने का डिसीजन हमारा खुद का होता है, ठीक है। वो एक्सटर्नली में आता है, और इंटरनली में अगर देखेंगे तो अगर हमारे संप्रभुता को कोई चैलेंज करता है, तो जैसे प्रेशर ग्रुप हो गया, एनजीओ हो गया, और पॉलिटिकल पार्टी है, ये सब चीज़ है जो हमारे इंटरनली रूप से भी जो डिसीजन होता है उसको मॉडिफाई करने में हेल्प कर देते हैं, ठीक है। पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म की बात हो रही है, लोकतंत्रात्मक ये भी है, ठीक ना। तो ये तीनों है, ये संघीय नहीं है। संघीय अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि इंडिया का है, यूनियन ऑफ स्टेट ऐसे करके है। इसका पूछा है प्रस्तावना में कौन सा उल्लेखित नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये सब है, ठीक है। प्रियम्बल में एक बार संशोधन किया गया, ध्यान रखना है, वो भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसमें 3 चीज ऐड किया गया है, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसका आप लोग देख लेंगे कि अगर प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण शब्द है क्या क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है, न्याय 3 प्रकार के है, स्वतंत्र 5 प्रकार के है, समता 2 प्रकार की है, ठीक है, और बंधुता है, ठीक ना। संघीय लेकिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। उद्देशिका को ही प्रियम्बल बोला जाता है। जब इसको नेहरू द्वारा पेश किया गया था तो शुरू में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में था, यहीं जब पास हो गया तो बाद में उसको उद्देशिका या प्रस्तावना का रूप ले लिया। तो कौन सा शब्द की बात हो रही है कि नहीं है, तो समाजवादी है, प्रभुता संपन्न है, पंथ निरपेक्ष है, लोक कल्याण नहीं है, ठीक है। लोक कल्याण के अगर देखेंगे तो चर्चा कहाँ मिलती है, तो इसको ये मिलेगी डीपीएसपी में मिलती है। डीपीएसपी में बोलता है कि स्टेट को वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, ठीक ना, लोगों को मदद करना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है, इसको एक बार देख लेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो अगर स्वतंत्रता है तो 5 प्रकार के है, अगर देखेंगे तो हमेशा जैसे है ना, बोले थे ना, याद होना चाहिए थे। लिबर्टी स्वतंत्रता होता है, हमको इंग्लिश में याद है इसीलिए थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्ट होते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप।
इसी का हिंदी यहाँ रूप दिया है कि विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की है, फिर विश्वास की है, ठीक ना। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गई है, ये इसके जगह पे क्या है, इसके ये न्याय में है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, ठीक ना। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक ना, इस तरह से है। तो ये स्वतंत्रता में नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक ना। बाकी ये सब है, उसी का एक्सप्लेनेशन है कि प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, विचार अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति को मतलब विचार प्रकट करने की, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, ठीक ना। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता इसमें नहीं है, ठीक ना, आर्थिक न्याय है। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, ठीक ना। तो प्रस्तावना में कौन सा नहीं है, तो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, धार्मिक न्याय नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धार्मिक न्याय हो जाएगा, ठीक है ना। धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है प्रस्तावना में, ठीक है। 3 प्रकार की न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो देखिए पहला कथन क्या है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो ये सही है, समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कब ऐड किया गया, तो 1976 में ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में नहीं था। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो ये गलत है, 76 में जो हुआ था, ये भी गलत है। उक्त शब्द, ये जो शब्द है संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, अभी अभी है, ठीक ना, तो ये भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, ये थोड़ा सिंपल टाइप का ही क्वेश्चन है अभी, इसी का एक्सप्लेनेशन है, देख लेंगे। 76 में इसको ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, देखिए अगर इसमें किसी का नाम लेकर नहीं पूछा गया है, तो संविधान के अगर ऐसे पूछ दिया गया कि आत्मा किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावना को बोलेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन रहता है कि बी आर अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो जो रीट होती है आर्टिकल 32 उसको उन्होंने कहा था, ठीक ना। तो आर्टिकल 32 को अगर बोला जाएगा तो किसके द्वारा किया गया है, तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया है, कहा गया है कि ये क्या है, संविधान की आत्मा है। लेकिन अगर किसी किसी का नाम नहीं लिया जाए, तब पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो ये उद्देश्य का प्रस्तावना को बोला जाएगा, ठीक है। मूल अधिकार अगर देखेंगे तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको कहाँ मिलता है, ये भाग 3 में है, और इसका अनुच्छेद देखेंगे तो 12 से लेकर 35 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखेंगे तो भाग 4 में है, और इसका आर्टिकल क्या है, 36 से 51 है, ठीक है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32 है, ठीक है। आर्टिकल 32 में यहाँ पे रीट जारी करने का बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके, और हाई कोर्ट जारी करेगा आर्टिकल 226 के द्वारा, ठीक है। इसी का एक्सप्लेनेशन है, तो से आगे बढ़ गए नहीं, ठीक है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, और के एम मुंशी ने इसे जन्मपत्री मतलब कि राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, ठीक ना, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। फिर सुभाष कश्यप ने भी कहा है, तो ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट में इसको आप लोगों को नोट करा दिया गया है कि अलग अलग है ना। जैसे सबसे अगर प्रियम्बल में अगर पूछा जाता है कि ये कथन किसने कहा है, तो एन ए पालके वाला है, उन्होंने संविधान को आई कार्ड कहा है, मतलब कि परिचय पत्र का है संविधान का उद्देशिका को, ठीक है। और जो अय्यर साहब थे वो भी बोले हैं कि ये हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है, तो जन्म कुंडली से रिलेटेड पिछले में पॉइंट में एक्स्ट्रा बताया गया था, ये किसने कहा है, के एम मुंशी के द्वारा कहा गया, ठीक ना। के एम मुंशी कहे थे कि जो संविधान की प्रस्तावना है क्या है, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है, ठीक ना, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, के एम मुंशी के द्वारा ये है कहा गया है। एन ए पालके वाला ये फेमस है, ठीक ना, ये हमेशा याद रहना चाहिए। एन ए पालके वाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है, संविधान का परिचय पत्र का है, ठीक है। इसी तरह सर आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने क्या किया, कहा उद्देशिका हमारे स्वप्न का मतलब जैसे दीर्घकालीन जो स्वप्न है, स्वप्न और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, दीर्घकालीन सपनों के बारे में बताया था। और सुभाष कश्यप ने क्या कहा है, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसका आत्मा है, और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका है, ठीक ना। बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था, ठीक है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, वहीं पिछले क्वेश्चन में इसको बता दिया एक्सप्लेन के रूप में कि बी आर अम्बेडकर ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक बार देख लेंगे। बी आर अम्बेडकर संविधान से मतलब कि अगर संविधान को बनाने में इनका मेन योगदान था, ठीक ना। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, तो जब प्रियम्बल जब जैसे मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1950 से है, मतलब लागू 26 जनवरी 1950 ले, हालांकि इसको एडॉप्ट इससे पहले कर लिया गया था।
सबसे बहुत सारा मैटर आ रहा था, जब भी फंडामेंटल राइट आ रहा था उसको इंटरप्रेट किया जा रहा था, चाहे और भी मैटर। तो प्रियम्बल को कोई बोल रहा था ना कि ये ऐसे ही ऐड कर दिया, कोई बोल रहा था नहीं ये इसका पार्ट है। तो सबसे पहला केस आया था जो बेरी बारू केस में, ये बताया गया था प्रियम्बल क्या है कि हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक ना। हालांकि बताया गया था कि बेरूबारी केस में ही कि प्रियम्बल मतलब कि इम्पोर्टेंट है। ये ग्रे एरिया में जब भी कुछ मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ग्रे एरिया आ रहा है, कहीं इंटरप्रेट करना है, तो प्रियम्बल का हम लोग वो ले सकते हैं हेल्प। लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये की टू फ्रेमर्स बोले हैं, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने हमने बताया था। और बेरूबारी केस कब आया था? 1960 में आया था, ठीक है। गोलकनाथ केस कब आया था? 1967 में आया था। और सजन से आया था 65 में। और केशवानंद आया था 73 में। केशवानंद 73 में जाकर बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो प्रियम्बल है क्या है, संविधान का भाग है। और प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। उसी के बारे में बताया गया सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था। वर्डिक्ट, की टू द माइंड्स ऑफ फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? प्रियम्बल। प्रियम्बल को यूज किया जा सकता है ग्रे एरिया में, कहीं मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है तो ग्रे एरिया में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये क्या, इट इज जस्ट ए प्रीफेस, जैसे बुक में होता है ना विशेष सूची या प्रीफेस टाइप का कुछ होता है ना स्टार्टिंग में, तो उसी तरह प्रियम्बल को बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये है। लेकिन प्रियम्बल क्या है, पार्ट नहीं है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। कौन से केस में बताया गया था? ये बेरूबारी केस में बताया गया था। और कब आया था ये? 1960 में, ठीक है। लेकिन केशवानंद जब भारतीय बनाम केरल राज्य आया था, तो ये इंपॉर्टेंट जस्टिस है, इसमें फंडामेंटल राइट से लेकर जो बेसिक स्ट्रक्चर है सबसे रिलेटेड इसमें जस्टिस दिया गया था। उसमें प्रियम्बल के बारे में बताया गया था कि ये भाग है, ठीक है। निम्नलिखित में किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत, उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया, धारणा प्रस्तुत की उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो केशवानंद भारती केस में भी बताया गया था, लेकिन केशवानंद भारती इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसमें बम्बई बनाम यूनियन ऑफ जो है ना स्टेट, यूनियन ऑफ इंडिया है, यानी एसआर बम्बई जो केस था 1994-95 में, इसमें भी बताया गया था कि प्रियम्बल क्या है, संविधान का भाग है। इसी का एक्सप्लेनेशन है, इसको एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो निम्नलिखित मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसको किया, प्रस्तावना को संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो क्या क्या ऑप्शन है? बेरूबारी, बेरूबारी में तो वो बता दिया गया था कि नहीं वो तो भाग ही नहीं है। प्रिवी पर्स, तो प्रिवी पर्स के मैटर में जो रजवाड़ा सिस्टम था उनके से रिलेटेड है। इन ए के गोपालन विवाद जो था 1950 का केस है, ये भी मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, ठीक है। और केशवानंद भारती केस में बताया गया था कि भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का मतलब कि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती केस में आ जाएगा, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का भाग स्वीकार किया है। इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना है ये बेसिक स्ट्रक्चर है तो इसको ज़्यादा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का दिया गया कंसेप्ट है। इसमें होता है कि क्या बेसिक चीज़ होगी वो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, और उसको केंद्र सरकार मतलब पार्लियामेंट उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो भारतीय प्रस्तावना, अगर संविधान की प्रस्तावना देखेंगे तो उसमें क्या क्या बताया जाता है कि संविधान को या जो भी है सिस्टम, उसको पावर कहाँ से मिलती है? तो भारत के लोगों के द्वारा, यानी भारत के जो जनता उनके द्वारा पावर मिलती है। फिर उसमें राजनीतिक स्वरूप के बारे में बताया गया है, फिर जो उद्देश्य के बारे में बताया गया है, तो ये सब चीज़ बताया गया है। और इसकी रूपरेखा कहाँ दी गई है? इसमें देखेंगे तो कुछ रूपरेखा का झलक मूल अधिकार में मिलता है, कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मिलता है, और कुछ कर्तव्य है जो मौलिक कर्तव्य है उसमें मिलता है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी में हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता, चाहे सामाजिक और राजनीतिक रूप से अगर न्याय की बात हो रही है, चाहे स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो मौलिक अधिकार में झलकता है। लेकिन आर्थिक रूप से जो और वेलफेयर का जो काम होता है वो किस में दिखता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और मौलिक कर्तव्य में झलकता है कि जनता को क्या करना चाहिए, जनता का भी कुछ ड्यूटी बनता है, कुछ उनका अधिकार दिया गया है तो भी उनका भी कुछ दायित्व है कि वो भी अपने राष्ट्र के प्रति कुछ समर्पित रहें। ये सब चीज़ है, इसी के बारे में लिखा गया है, इसको आप एक बार देख लेंगे। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो भारतीय संविधान के उद्देश्य को, तो ये संविधान की जो प्रस्तावना है उसके द्वारा, ठीक है। भारत के संविधान के उद्देश्य में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार की न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की
समानता है, इसी को बताया गया है। और न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है, ठीक ना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ठीक ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक ना। 3 प्रकार के न्याय है, उसमें नंबर पूछा गया है, इसमें कौन नाम पूछ दिया गया है कौन कौन सा। यहाँ बताया गया है ये 3 प्रकार के न्याय है, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है, ठीक है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? तो संविधान के जो उद्देश्य है, नहीं प्रियम्बल की बात हो रही है, और इसमें आर्थिक न्याय की बात की गई है, तो आर्थिक आर्थिक जो न्याय है उसके अलावा जो मतलब इसको देखेंगे तो डीपीएस में भी झलकता है, ठीक ना। तो उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में क्या होता है? आर्थिक न्याय की झलक मिलती है, ठीक ना। मूल अधिकार में क्या मिलता है? सामाजिक और राजनीतिक न्याय की झलक मिलती है, ठीक ना। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में क्या मिलती है? आर्थिक न्याय। और उद्देशिका में भी आर्थिक न्याय की बात की गई है, वहीं बताया कि उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय की बात की गई है। भारत के संविधान की उद्देशिका उसके बारे में है, तो इसको पढ़े क्या लिखा है? पहला कि संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं है, तो ये सही नहीं है। संविधान का भाग है लेकिन कुछ उसका, ये दूसरा संविधान का भाग नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अभी लेटेस्ट में है संविधान का भाग है और वैसे ही विधिक प्रभाव रखते हैं जैसा कि उसका कोई अन्य भाग नहीं। जो प्रियम्बल है संविधान का भाग है और उसका विधिक प्रभाव जो है वो उस अन्य भागों से स्वतंत्र होकर नहीं रहती है, ठीक ना। जो उसके भाग है उसके संदर्भ में ही इसका कुछ प्रभाव रहता है, ऐसे नहीं रहता है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसका आंसर परफेक्ट ज़्यादा ये हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट आंसर होगा उसको देना होता है, इसी का एक्सप्लेनेशन है। संविधान में दिए गए आमुख, मतलब कि आमुख मतलब प्रियम्बल को ही आमुख बोलते हैं। तो जैसे जिस तरह से डीपीएसपी न्यायालय में लागू नहीं होता उसी तरह उद्देशिका भी न्यायालय में लागू नहीं होता, तो ये सही है। महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है उपयोगिता कहाँ है? जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ग्रे एरिया आ रहा है तो प्रियम्बल से हम लोग उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, और उद्देश्य भी उसमें बताया गया है, ठीक ना। और ये की टू द, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में क्या कहा है कि प्रियम्बल क्या है? की टू द फ्रेमर ऑफ, की टू द माइंड ऑफ फ्रेमर्स, ठीक ना। शासन करने के उद्देश्य को उल्लेखित करता है, तो ये भी है, ठीक है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, जैसे मान लो कि उसका कहीं ग्रे एरिया रहा है तो उसको इंटरप्रेट करने में, तो इस संदर्भ में बोला जाता है, तो ये भी सही है। इसमें सारा सही है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये रहता कि ये सभी मतलब, तो ये आंसर यही ज़्यादा परफेक्ट होता है, ये सभी, ठीक है। चारों सही है। निम्न में से कौन सही है? इसको देखेंगे, पहला ऑप्शन क्या है? सामाजिक समानता संविधान में प्रतिभूत नहीं है। सामाजिक समानता के संविधान में प्रतिभूत है, ये गलत है। मौलिक अधिकार में सामाजिक समानता की बात की गई है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, नहीं, गलत है, पहले से समानता नहीं थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रतिभूत है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये था 23 का सी। इसी का है कि संविधान के जो अनुच्छेद 14 से 18, संविधान में अगर देखेंगे तो भाग तीसरा में आपको मिलेगा 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार के बारे में। इसी में एक पार्ट है 14 से 18, इसी में आपको क्या मिलेगा? समता का अधिकार, ठीक ना। ये स्वतंत्रता है, ठीक ना। इसको फंडामेंटल राइट को चैप्टर में बांट के पढ़ा जाता है। जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें इसका फुल रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब था, इसको देख लीजिए एक बार। और आज इतना ही था, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि 15 जनवरी से टेस्ट सीरीज है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप लोग का एकदम गारंटी है कि क्योंकि हम लोग की टीम है हमेशा मतलब कि प्री में अच्छा परफॉर्मेंस करती है, प्री में और मेंस में भी, ठीक है। तो आप लोग को जो भी हम लोग के पास है नॉलेज उसको आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो 15 जनवरी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को टेस्ट सीरीज में, जिसमें आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और जो आने वाले जो एग्ज़ाम है 70 नंबर के, उसका अभी से लग जाइए, क्योंकि धीरे धीरे ये भी बीपीएससी भी टफ होता जा रहा है। तो जितना जल्दी इसको निकालेंगे अच्छा रहेगा, जैसे जैसे लेट करेंगे फिर थोड़ा सा आप मैदान मतलब पीछे होते जाएंगे लड़ाई में, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और एक और ध्यान रखना है कि हम लोग मेंस का भी आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेंस का आंसर राइटिंग सीरीज, क्योंकि मेंस में अभी टाइम है तो पहले से अगर रहेगा तो सही रहेगा। तो मेंस का भी आंसर राइटिंग कराया जाएगा। प्री का तो 15 जनवरी से हो गया है, डेट आ गया है, लेकिन अभी मेंस का डेट नहीं आया। जैसे ही स्टार्ट हो गई भी हम लोग जनवरी में ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।
तो इसका भी मतलब डेली क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, ठीक ना। तो मेंस और प्री, यानी एक तरह से बीपीएससी का होल तैयारी आप लोगों को करवाया जाएगा यहाँ से, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।